हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अपनी सिलेबस की श्रृंखला में क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम पढ़ रहे थे केंद्र सरकार संसद के बारे में बताया और अपनी 2 क्लासें राज्यसभा की हो चुकी हैं। आज राज्यसभा के अंदर इससे पहले जो हमने पढ़ा था इसका कार्यकाल पढ़ा था, इसका जो सभापति होता उसका कार्यकाल पढ़ा था, चुनाव प्रक्रिया के बारे में, और इस राज्य में सबसे अधिक राज्यसभा के सदस्य हैं। इन बातों पर हमने पिछले वाले वीडियो में चर्चा की थी। आज जो राज्यसभा के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है राजस्थान से। राज्यसभा के आपको पता है कितने सदस्य हैं। राजस्थान से राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य। कौन कौन से? 10 सदस्य हैं राजस्थान, यानी राजस्थान से 10 सदस्य चुन करके राज्यसभा में जाएंगे। वो सदस्य कौन चुनेंगे? जो विधानसभा के कितने सदस्य हैं राजस्थान में? 200 सदस्य। आपको पता, ये 200 सदस्य 10 राज्यसभा के सदस्यों का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे, उन्हें चुनेंगे। अब देखिए, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य, यानी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मैंने बताया था कि 250 सदस्य हैं, 245 वर्तमान में हैं, जिसमें से राज्यों से सदस्य चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। वो कितने होते हैं? 229 सदस्य होते हैं। बाकी जो बचे हुए सदस्य हैं वो संघ शासित प्रदेशों से आते हैं, समझ गए ना, या केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, जो यूनियन टेरिटरी हैं उनसे आते हैं। अब दिल्ली से देखिए कितने सदस्य हैं? दिल्ली, पुडुचेरी, दो सदस्य हैं, सॉरी, जो 2 संघ शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जहां पे अपनी असेंबली है। आपको पता है दिल्ली और पुडुचेरी। क्या क्या आ गया? दिल्ली, और एक है पुडुचेरी। पुडुचेरी से 1 सदस्य राज्यसभा के लिए आता है और दिल्ली से 3 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। समझ गए ना इतनी बात को? दिल्ली से कितने सदस्य भाई क्यों आते हैं? क्योंकि 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को क्या कर दिया गया था? राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी ये 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके सदस्य ही भाग लेते हैं। बाकी बच गए लक्षद्वीप वगैरह, अंडमान वगैरह हैं, इनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, क्योंकि इनकी कोई अपनी असेंबली नहीं है, विधानमंडल नहीं है वहां। दिल्ली और पुडुचेरी को 70वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल करने की परमिशन दी गई थी। समझ गए ना इतनी बात को? तो दिल्ली 229 राज्यों से प्लस में 4 ही हो गए, टोटल 233 सदस्य। कितने सदस्य हो गए टोटल? 233 सदस्य। अब देखिए, नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है, यानी कुल निर्वाचित सदस्य कितने हो गए? निर्वाचित सदस्य, वही लोकसभा वाली बात है। निर्वाचित सदस्य कितने हो गए भाई? तो निर्वाचित सदस्य तो 233 ही तो हुए। निर्वाचित सदस्य 233 हुए। क्यों हुए? देखिए, 229 सदस्य राज्य है, प्रत्येक राज्य, उस राज्य के जो विधायक हैं, एमएलए हैं,
वो एमएलए क्या करेंगे, 229 सदस्यों का चुनाव करेंगे खुली मत पद्धति के द्वारा। आपको बताया था अनुपातिक के जो प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इन सदस्यों का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, और वहां पे विधायक वगैरह वोट डालते हैं इनको, तो वो चुने गए ना, और 3 दिल्ली से और 1 पुदुचेरी से, टोटल 233 से। भाई निर्वाचित तो यही है, 245 सदस्य क्या वर्तमान में है, लेकिन 245 में से 12 सदस्य जो हैं वो तो नॉमिनेट किए जाते हैं, आपको पता है अनुच्छेद 83 के तहत है। कौन से के अनुच्छेद के तहत? 83 के तहत। ध्यान में रखना, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता, मनोनीत करता है। और ये बात कौन से अनुच्छेद में पूछी हुई बात है? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 83 के अंदर है। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो देखिए, जब इस 233 में 12 जोड़ेंगे तो आंकड़ा कहां जाता है? 245 पे जाएगा ना। तो वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 12 तो क्या हो गए? नॉमिनेट हो गए, प्लस में 233 क्या हो गए? निर्वाचित हो गए। बात क्लियर होगी ना? तो इस प्रकार से ये आंकड़ा है राज्यसभा के सदस्यों का। अब देखिए, जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 83 के तहत जिन 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, उन 12 सदस्यों के अंदर कोई विशेष योग्यता होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य, समाज सेवा, कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, खेल कूद वगैरह आ गया। ध्यान से, कौन कौन से? कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में वो उसको विशेषज्ञ अर्थात विशेषज्ञता होनी चाहिए उसके अंदर। तो ध्यान में रखना, कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योग्यता होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा के लिए क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा, मनोनीत करेगा। समझ में आ गई? इस प्रकार से आंकड़ा पहुंचता है 245 के ऊपर। अब देखिए, राजस्थान से हम थोड़े से पीछे चलते हैं, तो राजस्थान से आज तक सिर्फ एक ही सदस्य को नॉमिनेट किया गया। कितने सदस्य को? सिर्फ एक ही सदस्य को मनोनीत किया गया, और वो थे नारायण सिंह माणकलाव। समाज सेवा के क्षेत्र में नारायण सिंह माणकलाव। माणकलाव कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान का आपको पता है जो संपूर्ण एकीकरण हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, आपको पता है। और तब से लेकर के जब यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट हुई, व्यवस्थाएं काम करने लगी, चुनावों के माध्यम से सत्ताएं आने लगी, उसके बाद से राजस्थान जब से अलग स्टेट बना तब से एक ही सदस्य को क्या किया गया है? राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। उस व्यक्ति का नाम था नारायण सिंह माणकलाव, और इसका क्षेत्र था वो था समाज सेवा। ये समाज सेवा के अंदर राज्यसभा पहुंचने वाला राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति था। यानी एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपने सेवा भाव के कारण राज्यसभा जैसे उच्च सदन में गए और राज्य का गौरव बढ़ाया। तो विशेष रूप से इस बात को आपको माइंड करना है। आगे राज्यसभा का जो प्रथम सभापति था, राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए, प्रथम सभापति, भाई प्रथम सभापति आपको बताया हुआ ना, पीछे वाले वीडियो में देख लेना। प्रथम सभापति होने का इसको गौरव प्राप्त क्यों है? क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी ही कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली
राधा कृष्णन। और आपको ध्यान रहे पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पुट किया था। वो क्वेश्चन था कि 27 नवंबर 1954 को क्या हुआ था, राज्यसभा को राज्यसभा नाम दिया गया था। मैंने 54 के बारे में आपसे पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, क्वेश्चन पूछा था ना। तो भारत का आज मैं बताता हूं उसका आंसर यहां। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। 1954 में स्टार्टिंग हुई थी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही प्रथम व्यक्ति थे जिसको सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1954 के अंदर। ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5 व्यक्ति थे। उनमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी राष्ट्रपति बनने से पहले इनको क्या मिल गया था? भारत रत्न मिल गया था। 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद में 62 के बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं, जिनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही एक तरीके से यूं कहें कि नीचे के किसी प्रकार के मुहताज नहीं थे। तो ध्यान में रखना, राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है गाइस, विशेष रूप से ध्यान में रखना। हालांकि 10th की क्लास जो 10th है उसकी बुक के अंदर इतना गहराई से नहीं दे रखा है, फिर भी आप इसको ध्यान से पढ़ें और आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आगे देखिए, चर्चा करते हैं अब उपसभापति कौन थे राज्यसभा के? प्रथम उपसभापति, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। तो सभापति तो कौन हो गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उपसभापति कौन हुए थे? उपसभापति हुए थे डॉक्टर वीएस कृष्णमूर्ति राव। डॉक्टर वीएस कृष्णमूर्ति, वीएस कृष्णमूर्ति। ध्यान में रखना है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। क्या थे? प्रथम उपसभापति थे। कौन है? कौन थे? डॉक्टर वीएस कृष्णमूर्ति। अब आगे देखिए, जो प्रथम राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। भाई पक्ष और विपक्ष तो सदन में होते हैं, आपको पता है। तो राज्यसभा में जो प्रथम विपक्ष के नेता थे, वो विपक्ष के नेता कौन बने थे राज्यसभा के अंदर? वो थे कमलनाथ त्रिपाठी। कौन थे? कमलनाथ त्रिपाठी। 1977 के अंदर ये बातें, ये थे विपक्ष के नेता। समझ में आ गई? भाई ये स्वतंत्र देख करके आपको पता होगा कि भारत में प्रथम बार अगर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, केंद्र के अंदर भी देखें, राजस्थान के अंदर भी देखें, तो प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी थी। और 1977 के अंदर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। अगर हम राज्य की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में भी 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। भैरव सिंह शेखावत के पास राज्य की कमान आई थी, वो राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। तो राज्यसभा में पहली बार जो विपक्ष के नेता बने थे वो कौन बने थे? कमलनाथ त्रिपाठी। कौन बने थे? कमलनाथ त्रिपाठी।
अब कुछ वर्तमान के संदर्भ में बात करते हैं। तो देखिए वर्तमान में राज्यसभा की स्थिति कैसी है, कौन सभापति है, उपसभापति है। तो देखिए ये तो हमने शुरुआत की बात की है। तो देखिए वर्तमान में राज्यसभा का सभापति, वर्तमान में सभापति कौन है? देखिए सभी को पता है भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। कौन है बताएंगे सभी, ऐसे बैठे नहीं रहे। नायडू, समझ गए? राजस्थान से ही राज्यसभा के सदस्य हैं से पहले। अब देखिए एम वेंकैया नायडू। उपसभापति कौन है राज्यसभा के? उपसभापति ये हैं पीजे कुरियन। पीजे कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं पीजे कुरियन, सॉरी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति सॉरी जो हरित क्रांति आई थी। आगे देखिए विपक्ष का नेता कौन है राज्यसभा के अंदर? विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद। और सत्ता पक्ष का नेता अरुण जेटली था, उसकी डेथ हो गई है। तो देखिए ये कुछ फैक्ट्स हैं जो राज्यसभा से संबंधित हैं। छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने जो नोटबुक है उसके अंदर आप उसको नोट डाउन करते जाएं, ताकि तब आपको ये पढ़ाया जाए या तब भी आप पढ़ो तो उस समय आप इन चीज़ों को जान सकें, ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब देखते हैं राज्यसभा का सभापति होता है, उसका त्यागपत्र वगैरह क्या देखेंगे? राज्यसभा के सभापति का त्यागपत्र देखोगे क्या? हैं? समझ में आ रहा है क्या? कुछ आ रहा है? कक्षा में पूछते थे तो कुछ नहीं बताते थे, बताओगे अभी? चलो ठीक है। देखते हैं सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? सभापति। और सभापति कौन सा? राज्यसभा का। कौन सा? राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका त्यागपत्र के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। त्यागपत्र का मतलब इस्तीफा होता है, या तो स्वयं से दे या उसके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग जाए या किसी प्रकार से कोई विश्वास वगैरह महाभियोग वगैरह आता है तो उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो त्यागपत्र किसको देता है, कैसी स्थिति में देता है और उसकी शर्तें क्या हैं? तो सभापति जो सभापति है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? भाई सभापति कौन होता है? आप सोचो, उपराष्ट्रपति होता है। और देश में सबसे बड़ा पद किसका है? राष्ट्रपति का है। तो छोटे वाला अपने बड़े वाले को तो देगा। तो उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के पद से क्या हो गया? नीचे पदानुक्रम के अपने पदाधिकारियों का अगर पदानुक्रम देखते हम लोग तो फर्स्ट पोजीशन पे राष्ट्रपति का पद आता है। और भारत में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, और उसी के नाम से देश चलता है। कोई भी कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति के बगैर, उसकी अनुमति के बगैर
एक लीगल नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी विधेयक होता है वो कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमोदन न दे, अपनी स्वीकृति न दे। तो ध्यान में रखना, इन क्लास के अंदर पूछा हुआ भी है कि सभापति, और अगर राज्यसभा के सभापति का नाम आता है तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बात कौन सी जानी चाहिए? भारत के उपराष्ट्रपति की बात जानी चाहिए। सोच करके भारत के उपराष्ट्रपति की बात जानी चाहिए, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? अब उपसभापति से बड़ा कौन होता है? उपसभापति का त्यागपत्र वो उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। यानी सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, और उपसभापति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति या ये मान सकते हैं कि अपना सभापति को देगा। सभापति, ठीक है। और सभापति कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति है। कौन है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, इतनी बात समझ में रखना। सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? सभापति को देता है। अब देखिए, राज्यसभा का जो सभापति, अब इनकी शपथ की बात करते हैं, तो ये राज्यसभा का सभापति और उपसभापति शपथ नहीं लेते हैं। शपथ नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब उपराष्ट्रपति बनता है, ये मानिए इसकी शपथ ले लेता है, तो ये सभापति की शपथ नहीं लेते हैं। क्यों? देखिए, जब सभापति होता है ना, अब शपथ क्यों नहीं लेते हैं? समझना बात को, हमेशा ध्यान में रखना। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति शपथ नहीं लेते हैं। राज्यसभा के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में और राज्यसभा के उपसभापति के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। वैसे शपथ लेते हैं। शपथ किस रूप में लेते हैं? देखिए, तो राज्यसभा का सभापति होता है वो तो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेता है। किसके रूप में शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लेता है। और जो राज्यसभा का उपसभापति होता है, वो उपसभापति किसकी शपथ लेता है? राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में, ध्यान में रखें। किसमें? ये केवल सदस्य के रूप में शपथ लेता है उपसभापति, और सभापति लेता है किसमें? उपराष्ट्रपति की जो शपथ होती है, उस उपराष्ट्रपति की शपथ लेता है। ध्यान में रखना। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये शपथ लेते नहीं। वो आंसर ये होगा उस समय। आप ये नहीं कर सकते, वहां सभापति नाम आएगा तो वहां आप नहीं दे सकते, कोई शपथ नहीं लेते। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। अब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति जो पद का उल्लेख है, प्रावधान है, वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 89 के अंदर, 89। कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 89 के अंदर। समझ गए ना कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पद का जो उल्लेख किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो किया गया है आर्टिकल 89 के अंदर। कौन से? अनुच्छेद 89 में क्या है कि सभापति उपसभापति पद का उल्लेख है। इतनी बात समझ में आई? आगे चर्चा करते हैं सभापति के कार्य क्या है। 10th में दे रखे हैं कक्षा के अंदर, आप ध्यान में रखना। 10th के सिलेबस में केंद्र सरकार के अंदर राज्यसभा के कार्य पूछ रखे हैं, राज्यसभा सदस्य की योग्यता पूछ रखे हैं, उसके द्वारा जो राष्ट्रपति का मनोनीत सदस्य पूछ रखे, कुल सदस्य संख्या पूछ रखी है। तो किसी प्रकार की यहाँ पे आप अलग से प्रवृत्ति न लेकर के आए। खास करके जो 10th वाले स्टूडेंट हैं
वो विशेष रूप से ध्यान दें। तो सभापति के कार्य देखते हैं कौन से हैं। सभापति के कार्य कौन से? सभापति के, राज्यसभा के सभापति के कार्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, आराम से बताऊंगा, ध्यान से, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति के कार्य लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता बोर्ड एग्जाम के अंदर, और उस दरमियान जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें राष्ट्रपति के कार्य मिला देते हैं, उसमें प्रधानमंत्री के कार्य मिला देते हैं, उसी में लोकसभा अध्यक्ष के कार्य मिला देते हैं, उसी में राज्यसभा अध्यक्ष के कार्य मिला देते हैं। तो यहाँ राज्यसभा का जो सभापति होता है, उस सभापति के कार्य देखते हैं कौन कौन से। पहले कार्य पे चर्चा करते हैं कि उसका क्या कार्य है। भाई सीधी सी बात है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। पहला महत्वपूर्ण कार्य है राज्यसभा के अंदर जो बैठकें होंगी, भाई बैठकें तो चलेंगी जो लोकसभा में चलती हैं, उसी प्रकार से लोकसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। किसी राज्य का जो विधानमंडल होता है, विधानसभा होती है, वहां पे बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? वहां का विधानसभा अध्यक्ष करेगा। तो इसी प्रकार से राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं, उस बैठक की अध्यक्षता करता है, वो कौन करता है? राज्यसभा का सभापति करता है। फर्स्ट बात। सेकंड पे चर्चा करते हैं तो उसमें राज्यसभा में सदस्यों के बैठने का स्थान निश्चित करना, यानी स्थान निश्चित करना। यानी अनुशासन वगैरह बना के रखना, सीटिंग अरेंजमेंट करना, यह राज्यसभा के सदस्यों का ही काम। अर्थात ये उसका कार्य है कि किस सदस्य को किस सीट पे बैठाना है, ये भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। अगला कार्य जो है वो है, कोई भी सदस्य है राज्यसभा का, उसको प्रश्न पूछने वह किसी भी विधेयक को रखने की अनुमति प्रदान करना। समझ में आई ना? भाई कोई भी सदस्य है राज्यसभा का, देखिए ऐसे हर कोई आकर के ऐसे प्रश्न थोड़ी पूछ लेगा। राज्यसभा के अंदर इतने सदस्य हैं, किस विषय पे वहां पे डिबेट हो रही है, उसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, देश के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है, देश में कौन सा ऐसा इश्यू है जो हाईलाइट है, या फिर किसी प्रकार से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के जहां से वो राज्यसभा सदस्य है, ऐसे प्रश्न पूछने के लिए वो कोई विधेयक लेकर के आए। विधेयक के बारे में मैंने आपको बताया था, रखने के आधार पर, तथ्यों के आधार पे। तो रखने के आधार पे जो विधेयक है वो सरकारी, गैर सरकारी जो मंत्रियों के द्वारा रखे जाते हैं, गैर सरकारी जो अन्य सदस्य गणों के द्वारा रखे जाते हैं। तो इतनी बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखना कि किसी भी सदस्य को अगर प्रश्न पूछने हैं तो सभापति से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी, और सभापति ही इसकी अनुमति देगा कोई विधेयक रखना है तो। ऐसे तो फिर राज्यसभा का सिस्टम सही से काम नहीं कर पाएगा, व्यवस्थाएं डगमगा जाएगी, अनुशासन नहीं होगा। इसीलिए लिमिट को ध्यान में रखा गया किसी भी सदस्य। तो इसलिए इसका जो थर्ड जो कार्य है वो कौन सा है? विधेयक रखने की अनुमति देना और साथ में प्रश्न पूछने की भी अनुमति प्रदान करना। अब क्योंकि राज्यसभा के
अंदर अनुशासन बनाने की पूरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सभापति की होती है। इसीलिए कोई सदस्य अगर अनुशासनहीनता करता है, रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, या उसका व्यवहार है वो अन्य सदस्यों से अलग है, तो फिर वहां एक्शन कौन लेगा? वहां पे अनुशासनात्मक कार्रवाई किसके द्वारा की जाएगी? वो सभापति के द्वारा की जाएगी। यानी सदन में क्या करना? अनुशासन बनाए रखना व अनुशासित, अगर कोई अनुशासन भंग कर रहा है उस सदस्य को क्या करना? सदन से उसको निलंबित करना। क्या करना? निलंबित करना। यानी अनुशासन भंग करने पर संबंधित सदस्य को निलंबित कर। ठीक है, तो इसके राज्यसभा के सदस्य के ये कार्य आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, इतने कार्य हैं राज्यसभा सदस्य के। अगला जो कार्य आएगा, राज्यसभा में महासचिव की नियुक्ति करना। किसकी करना? राज्यसभा के लिए जो महासचिव है, महासचिव की नियुक्ति करना। लोकसभा में भी महासचिव होता है और राज्यसभा के अंदर भी महासचिव होता है। अगला जो इसका कार्य है, जो सत्र चल रहा है, 3 सत्र बताए थे ना आपको, जब पीछे वीडियो में हम पढ़ा रहे थे इसके अंदर, वो तीनों सत्र याद है क्या? बताना याद है तो। बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र आपको बताया था मैंने। तो राज्यसभा की बैठकों को शुरू करना व स्थगित करना, यानी बैठकों को शुरू व स्थगित करना, ये भी महत्वपूर्ण कार्य किसका है? राज्यसभा के सभापति का है। अगला कार्य है राज्यसभा में किसी भी विधेयक पर बराबर मत आने की स्थिति में, यानी राज्यसभा के अंदर कोई विधेयक है, मान लीजिए किसी भी संबंधित है, कोई या तो संविधान संशोधन का विधेयक आता है या कोई और सिविल विधेयक आता है, तो उस विधेयक पर मान लीजिए कि बराबर वोट पड़ गए। अब मान लीजिए राज्यसभा के अपने अनुमान लगाते हैं कि वहां 50 सदस्य हैं, उस 50 सदस्य में 25-25 वोट आ गए विधायक किसी भी विधेयक के ऊपर। अब भाई विधेयक तो पास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग बराबर हुई है, बराबर सदस्यों ने, अगर 25 ने उसका पक्ष लिया है, विधेयक को सही माना है, तो 25 ने उसका विरोध भी तो किया है। वो 25 कहीं न कहीं ये मान रहे हैं कि इस विधेयक में कुछ कमियां हैं, तो इस विधेयक को क्या करना पड़ेगा? अगर इस विधेयक को पास करवाना है तो वहां अंतिम जो फैसला है वो राज्यसभा के सभापति के पास है। किसके पास है? राज्यसभा के सभापति के पास है। कास्टिंग वोट डालेगा वो, निर्णायक मत। निर्णायक मत का मतलब होता है कि उसे का फैसला होगा, जो विरोध है उसका फैसला होगा किसके द्वारा? किसी भी पक्ष में एक वोट पड़ेगा तो वो निर्णायक मत हो गया। अब वो वहीं पे भी लोकसभा अध्यक्ष भी ऐसा ही करता है, राज्यसभा अध्यक्ष भी ऐसा ही करता है कि बराबर, सुनिए, बराबर किसी भी विधेयक पर बराबर इक्वल मत आने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करना
सभापति का ही कार्य है। समझ में आ गई इतनी बात? अगर वो चाहे ना, ये सभापति पे डिपेंड करेगा, उसकी कोई बाध्यता नहीं है, उसकी कोई बाध्यता नहीं है कि वो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने मत का प्रयोग करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो यहाँ मत का प्रयोग कर रहा नहीं कर रहा, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ गए ना इतनी बात को? तो देखिए, ये सभापति के हमने कार्य पढ़े हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं। राज्यसभा के सभापति के कार्य कौन कौन से? तो देखिए, सभापति पद का जो प्रावधान है, या उस सभापति पद का जो प्रावधान है, वो आर्टिकल 89 के अंदर। राज्यसभा के सभापति के प्रमुख कार्यों के अंदर एक तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि राज्यसभा की बैठकों की क्या करता हुआ है, अध्यक्षता करता। दूसरा कार्य है स्थान निश्चित, सदस्यों के बैठने के लिए क्या करना, उनके स्थान को निश्चित कर देना। ये सदस्य यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, इसकी चेयर यहाँ, इस प्रकार से। अगला जो है, कोई भी सदस्य सदन के अंदर प्रश्न पूछता है या फिर कोई सदस्य विधेयक लेकर के आया है, तो उस विधेयक को रखने या प्रश्न पूछने की क्या करना, परमिशन देना, अनुमति देना। अगला क्वेश्चन है अनुशासन बनाए रखना, कि सदन में अनुशासन बनाए रखने का कार्य किसका है, सभापति का। अगर कोई सदस्य सदन में अनुशासन भंग कर रहा है तो उस सदस्य को सभापति क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। अगला है महासचिव की नियुक्ति करता है, कौन है, राज्यसभा का सभापति। और राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं, उन बैठकों को शुरू करना और स्थगित करना किसका कार्य है, राज्यसभा के सभापति का कार्य है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेना, एक बार क्यों कितनी बार भी देखना, पढ़ना, घर पे रहना, स्वस्थ रहना। आज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।